तो चलिए बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी है भारत के पहले महान साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। आइए जरा समय में पीछे चलते हैं और इस विशाल साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही शासन के अंदर ला दिया। ये वो दौर था जब सिकंदर महान के जाने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और उसी राख से मौर्यों ने एक इतना बड़ा और मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये कमाल की, एक अविश्वसनीय बात। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एक चिंगारी। मौर्य साम्राज्य की कहानी भी दो बहुत ही असाधारण लोगों से शुरू होती है। एक थे महत्वाकांक्षी नौजवान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे उनके जीनियस गुरु और रणनीतिकार चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। चंद्रगुप्त का जो उदय था वो किसी आंधी की तरह था। 321 ईसा पूर्व में उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर शासकों नंदवंश को उखाड़ फेंका और उनकी राजधानी मगध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तो वो रुके ही नहीं। उन्होंने सिकंदर के जाने से जो खालीपन पैदा हुआ था उसका पूरा फायदा उठाया और उत्तर पश्चिमी भारत को जीतना शुरू कर दिया। और 305 ईसा पूर्व तक आते आते उन्होंने यूनानी जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया, जिससे उस इलाके में यूनानी असर हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इस जबरदस्त जीत के पीछे दिमाग किसका था? चाणक्य का। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें राज कैसे करना है, पैसे का हिसाब कैसे रखना है और जंग कैसे लड़नी है, सब कुछ इतने विस्तार से लिखा है कि आज भी काम आता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, शक्ति का मूल खजाने में है। ये एक लाइन ही चाणक्य की पूरी सोच बता देती है कि एक मजबूत इकोनॉमी ही एक मजबूत राज की असली नींव होती है। चलिए, अब कहानी में एंट्री होती है साम्राज्य के सबसे मशहूर और शायद सबसे महान शासक सम्राट अशोक की। चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की नींव जरूर रखी, लेकिन उसे उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने का काम अशोक ने ही किया। उनका दौर मौर्य ताकत और असर का सबसे सुनहरा दौर। लेकिन अशोक का रास्ता खून से होकर गुजरा था। 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस जंग में जो तबाही हुई, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। युद्ध के मैदान पर बिछी लाशों के उस मंजर ने उन्हें हिंसा के रास्ते से हमेशा के लिए मोड़ दिया। कलिंग की उस भयानक तबाही के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शासन की एक बिल्कुल नई नीति बनाई जिसे धम्म कहा गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था, ये तो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नैतिक कोड था। इसका सीधा सा मतलब था अहिंसा, सहनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी। ये उस युद्ध की क्रूरता का एक सीधा और जबरदस्त जवाब था। तो सवाल ये है कि अशोक ने अपना ये संदेश, ये धम्म, इतने बड़े साम्राज्य तक पहुंचाया कैसे? उन्होंने उस जमाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो एक तरह से उस युग का सोशल मीडिया था। उन्होंने अपनी बातें पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर खुदवाएं, वो भी आम लोगों की भाषा, प्राकृत में, ताकि हर कोई उसे पढ़ और समझ सके। यही नहीं, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर भी रखे, जो धम्म का प्रचार करते थे। उन्होंने तो श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों तक अपने मिशन भेजे, जिससे ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। और अशोक के राज में मौर्य साम्राज्य सच में अपने शिखर पर था। जरा अंदाजा लगाइए, पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक सब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इतिहास में पहली बार लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक ही शासन के नीचे एक हो गया था। ये सच में एक अखंड भारत की पहली तस्वीर थी। अब देखिए, कोई भी राजा चाहे कितना भी महान क्यों न हो, अकेले इतने बड़े साम्राज्य को नहीं चला सकता। तो सवाल ये उठता है कि मौर्यों ने इस विशाल मशीन को चलाया कैसे? आइए उनकी जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। मौर्यों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो एक वेल ऑयल्ड मशीन जैसा था, एकदम सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें अक्सर राजकुमार ही संभालते थे।
फिर प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और जिलों को गांवों में बांटा गया था। पावर का ये जो क्लियर फ्लो था, सीधा राजा से लेकर गांव तक, ये पक्का करता था कि इतने बड़े साम्राज्य के हर कोने पर मजबूत कंट्रोल बना रहे। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए क्या था? एक विशाल सेना। मौर्य सेना अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। अंदाजा है कि इसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 युद्ध हाथी थे। यही वो ताकत थी जिसने इस साम्राज्य को बनाया और सालों साल तक इसे महफूज रखा। लेकिन इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा प्रशासन, पैसा कहाँ से आता था? इसका जवाब है एक बहुत ही स्मार्ट और कुशल आर्थिक सिस्टम। मौर्य अर्थव्यवस्था का इंजन मुख्य रूप से खेतीबाड़ी था, जिस पर उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा राज्य व्यापार को कंट्रोल करता था और ट्रेड रूट्स पर टैक्स भी वसूलता था। इस स्मार्ट सिस्टम ने ये पक्का कर दिया कि साम्राज्य का खजाना हमेशा भरा रहे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर महान साम्राज्य का एक अंत होता है। मौर्य साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहा। एक समय पर जो साम्राज्य अजेय लगता था, वो आखिर कमजोर कैसे हुआ और खत्म कैसे हो गया? चलिए अब इसके पतन के कारणों को समझते हैं। पतन की सबसे बड़ी वजहों में से एक थी लीडरशिप में गिरावट। एक तरफ थे चंद्रगुप्त और अशोक जैसे मजबूत और दूर की सोचने वाले शासक, तो दूसरी तरफ अशोक के बाद आने वाले राजा जैसे दशरथ और बृहद्रथ, जो काफी कमजोर साबित हुए। वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अशोक की धम्म नीति की वजह से सेना पर ध्यान कम हो गया, जिससे साम्राज्य मिलिट्री के लिहाज से थोड़ा कमजोर हो गया। तो पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा था। कमजोर लीडरशिप, इतनी बड़ी सेना और प्रशासन पर बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ, और एक इतना विशाल साम्राज्य जिसे केंद्र से कंट्रोल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। और फिर आखिरकार 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला और शुंग वंश की स्थापना की, और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। हालांकि मौर्य साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये सिर्फ एक और पुराना साम्राज्य नहीं था, इसने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्यों की विरासत बहुत बड़ी और गहरी है। उन्होंने भारत को पहली बार राजनीतिक तौर पर एक किया। उन्होंने एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल बनाया जिसे बाद के साम्राज्यों ने भी अपनाया। अशोक की वजह से ही बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बना। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और सांची का स्तूप उनकी कला के बेहतरीन नमूने हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने धम्म की एक क्रांतिकारी सोच दी, यानी शासन की एक नैतिक नीति। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। 2000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन क्या सम्राट अशोक की धम्म की नीति, यानी अहिंसा, सहनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित शासन, आज की इस दुनिया में भी उतनी ही जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को आज से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।